जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंकुरण 2.0 के माध्यम से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इन जो अंकुरण 2.0 में हम लोग जो 250 प्लस प्रश्नों का हम लोग का जो टारगेट है, इसके माध्यम से हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस में जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, भविष्य में पूछने की या पूछे जा सकने की जिनकी संभावना हो सकती है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से टैकल करने का। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी और यूपीपीसीएस की, तो केवल ये 3 अंतर आपको भाषा खंड में, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस आज का जो टॉपिक, अगर आप लोगों ने सिलेबस जो आप लोग को पाठ्यक्रम मिला, टाइम टेबल मिला होगा, उसमें आज भाषा खंड से संबंधित चर्चाएं थी। तो भाषा खंड में जो प्रश्न पत्र 1 का खंड क है, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 के खंड क को हम लोग जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भाषा खंड बोल देते हैं। ठीक है, तो भाषा खंड के हम लोग आज भाषा खंड की चर्चाएं करेंगे। आज पहले दिन की क्लास नहीं समझिएगा, इसको घेरुआ हम लोग में फ्री वाला क्लास आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये यूट्यूब पे लाइव भी आएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिलेबस को देखेंगे, कुछ पिछले साल के प्रश्न को देखेंगे और हिंदी भाषा की विकास यात्रा को एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें, तो प्रश्न पत्र 1 का जो खंड क है, जिसको हम लोग भाषा खंड बोल देते हैं, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में लगभग सेम है। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को तसल्ली के लिए एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ। ये देखिए, वहां पे भी सेम लिखा हुआ है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। बशर्ते क्या किया हुआ है कि यहाँ पे कुल 9 पॉइंट्स में आपको तोड़ दिया है, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी। ठीक है, और कुछ यहाँ पे यूपीएससी में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये चीजें आपको, अगर ये चीज अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे पाली और प्राकृत पढ़ लिया, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पढ़ लिया, हिंदी की शब्द संपदा पढ़ लिया, अगर ये 3 टॉपिक आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के कॉमन सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपभ्रंश अभट प्रारंभिक हिंदी है, यहाँ पे क्या था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, और पुरानी हिंदी। ठीक है, तो वही, तो पाली प्राकृत यहाँ पे जुड़ रहा है ना। और यहाँ पे यूपीएससी में आपको अभट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, अभट आपको पीसीएस में नहीं पूछता है। ठीक है, ये चीजें बस थोड़ा सा अंतर है ना। फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और हिंदी की सब संपदा, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें भी देखिए, मध्यकाल में ब्रज एवं अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास, यूपीएससी में क्या दिया है कि मध्यकाल में ब्रज एवं अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ठीक है, लगभग आपको आप देखेंगे कि दोनों जो सिलेबस है लगभग सेम है। ठीक है, फिर अगला क्या है, खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। यहाँ बोल दिया है कि हिंदी सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, यहाँ पे आपको प्रॉपर कैटेगराइजेशन कर दिया है कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, खुसरो साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, संत साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, रहीम साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या है। और लगभग जो प्रश्न पूछते हैं ना, आप देखेंगे कि प्रश्न भी लगभग ऐसे ही पूछ देंगे कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप मिलने स्पष्ट हो गए थे। ठीक है, या मिलने शुरू हो गए थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको उसी के आधार पर उत्तर लिखना है ना। संत साहित्य जो है वो, उसमें खड़ी बोली अपने आप में आते आते, या खुसरो साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप कैसे दिखता है। ठीक है, तो वही क्या नाम है, जी हाले मिसकी मुकुंद तुगा फुल दुराए नैना बनाओ बतियां, जो मैं पिया कोई न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, या इसके अलावा ये कौन सा था, मेरा मुझसे श्रृंगार करावट, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन न को दूजा दीसा, वासे चिकन न को दीसा, का सखा नास किसी जा। नहीं, ये तो पहलियां मुकरियां हो गई, मतलब जो दो सूखने थे। ठीक है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेरे न था। ठीक है, तो फेरा न था। तो ये क्या है, खड़ी बोली का स्वरूप आपको खुसरो साहित्य में दिखता है। तो खड़ी बोली, रहीम साहित्य, दक्षिणी हिंदी में, ऐसे मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न दे देगा। यहाँ पे क्या बोलेगा कि खड़ी बोली साहित्य का प्रारंभिक रूप में विकास कैसे हुआ। प्रश्न दोनों से सेम टाइप का पूछेगा। ठीक है, लेकिन बस सिलेबस में थोड़ा सा भाषा का अंतर कर दिया है ना। फिर अगला है राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा, मानक भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, और इसको क्या किया, यहाँ पे कई सारे पॉइंट में बोला है, जैसे स्वतंत्र भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। यहाँ पे भी देखिए खड़ी यहाँ पे भी देखिए दिया है कि हिंदी नागरी लिपि का उद्भव विकास, नागरी लिपि की वैज्ञानिकता। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो पाठ्यक्रम यूपीपीसीएस का है
वही पाठ्यक्रम यूपीएससी का भी है, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट, जैसे यूपीएससी में आपको अवहट्ट पढ़ना है, यूपीपीसीएस में आपको अवहट्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यूपीपीसीएस में आपको पाली प्राकृत भी जोड़ देना है, ठीक है। पाली प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है यूपीपीसीएस में, ठीक है। और यूपीएससी में आपको क्या पढ़ना है, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी, यहाँ पे पाली प्राकृत नहीं पढ़ना है। तो यानी कि अगर ये मिक्स सिलेबस पढ़ लें तो जो भाषा खंड है वो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब भाषा खंड की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी की बात साथ ही साथ हम लोग पेपर भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे अब पेपर एक बार देख लेते हैं, साहित्य पेपर, ठीक है। पीसीएस का भी मैं यहाँ पे पेपर बगल में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। और सिलेबस से जो है ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए, ठीक है। जैसे सिलेबस आपका ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाया है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए, ठीक है। दोनों की अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो दोनों में लगभग पहले और पांचवें प्रश्न दोनों में अनिवार्य होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार, जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिख के बावजूद भी वहां पे ब्लंडर करके चले जाते हैं। जैसे एक हम लोग के इस बार यूपीएससी से सिलेक्शन भी उनका हुआ है, इसके पहले वाला जो एग्जाम दे रहे थे उन्होंने ये ब्लेंडर कर लिया था, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से पहला और कुल जो प्रश्न पत्र है इसमें 8 प्रश्न है और 2 खंडों में ये विभाजित है, ठीक है। तो खंड क की हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है। जिसमें भी आपको खंड प्रश्न संख्या जो 1 और 5 दोनों में, यूपीएससी का पेपर हो चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, दोनों में आपका अनिवार्य है। और बाकी में से आपको एक कम से कम प्रश्न होना चाहिए, मतलब खंड 1 से इसके अलावा एक प्रश्न और हो और खंड ख से एक प्रश्न और हो और बाकी में से कोई एक प्रश्न और हो, यानी कि कुल टोटल आपको 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसमें से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। उत्तर आपको देवनागरी लिपि में ही लिखे जाने हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है कि प्रत्येक कुल उम्मीदवार को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है और बाकी प्रश्नों से प्रत्येक खंड का कम से कम 3 प्रश्नों के उत्तर आपको चयन करके देने हैं, ठीक है। यानी कि लगभग वही स्ट्रेटजी यही है जो यूपीएससी की है, यूपीपीसीएस की है, ठीक है। यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी में अंतर कहाँ पे आ जाएगा, अंक विभाजन, ठीक है। ये आपका अगर आपने कम से कम प्रश्न अटेम्प्ट किए, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन 1 से केवल आपने 2 प्रश्न ही आपको अटेम्प्ट करना है, आपको पार्ट 2 से 3 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, तो कम से कम यूपीएससी में आप यूपीपीसीएस में आप 80 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप पार्ट 1 में, जैसे अगर अच्छा पार्ट 2 ये पूरा पेपर दिया ही नहीं है, देखिए प्रोफेसर साहब का काम कैसा है। मैंने उनसे पेपर मांगा था कि पार्ट 1 आज डिस्कस कर रहा तो केवल पार्ट 1 उन्होंने छाट के दिया है, ठीक है। बढ़िया कि यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो 120 नंबर का प्रश्न आप अधिकतम और 80 नंबर का प्रश्न आप न्यूनतम करेंगे। यूपीएससी की बात करें तो यही आपका 100 नंबर हो जाएगा, 100 नंबर का न्यूनतम और 150 नंबर का अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न संख्या 1 है वो क्या 50 नंबर का है, प्रश्न संख्या 2 है ये क्या है आपका 50 नंबर का, 3 इसी प्रकार से 50 का, 4 आपका 50 का, ठीक है। तो ये 50 और 200 इसमें से आपको 150 नंबर का प्रश्न इसमें से या तो ये आप करिए या फिर 150 का आप पार्ट 2 से करिए, ठीक है। 150 का यहाँ से करिए, यहाँ का आप 100 नंबर से कर लीजिए, ठीक है। तो वेरिएशन जो होगा आपका कहाँ से हो जाएगा 100 से 150 तक का, ठीक है। और आप चाहे किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़िए, ठीक है। अगर आप जैसे जो बहुत फेमस कोचिंग है वहाँ का नोट्स पढ़ते हैं तो 150 नंबर के 150 पेज का आपका मटेरियल है। अगर आप मूल जहाँ से जो प्रसिद्ध कोचिंग वाले हैं या हम लोग हैं या कोई भी है, ठीक है, हम लोग स्वीकार करते हैं भाई हम लोग इग्नू से मटेरियल लेते हैं, ठीक है। तो इग्नू के अगर मटेरियल को हम लोग देखें तो लगभग 280 से लेकर के 300 पेज का उसमें आपका होगा मटेरियल, पूरा मोटी मोटा 300 पेज का आपका मैक्सिमम होगा, 350 मान लीजिए। इन 350 से अगर पढ़ने को आप पढ़ लेंगे तो यूपीपीसीएस में आपका 80 से 120 नंबर के क्वेश्चन और इसमें 100 से 150 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कब, जब ये कि यूपीएससी में आपका पेपर है 500 नंबर का, यूपीपीसीएस में आपका पेपर है 400 नंबर का, ठीक है। अब जैसे मैं बात बताता हूँ जिनका अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से नहीं पढ़ा, उन्होंने क्या किया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा उनको पेपर इतना आसान लगा, उस समय हम लोगों ने अंकुरण करके शुरू किया था, ठीक है। अंकुरण करके एक प्रोग्राम शुरू किया था, अंकुरण 1.2, अभी इसका दूसरा संस्करण है अंकुरण 2.2। तो 1.2 में उनको सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न सब आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, लगातार यहाँ पे बैठे और पहला दूसरा तीसरा चौथा डायरेक्ट ऐसे पूरा करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 5वां उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सीधे छठा कर दिया,
ठीक है, यानी कि एक इसमें से ज्यादा कर दिया और एक जो उसमें से अनिवार्य था उसको किया ही, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही बहुत ही दुर्भाग्य। और उनका जो फाइनल सिलेक्शन रुका था वो रुका था लगभग 80 नंबर से। ठीक है, 80 नंबर से उनका रुका था। ठीक है, यानी 80 से 100 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से वो गलत करके आए थे। बहरहाल हम लोग इस पे इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर आप भाषा खंड पे थोड़ा सा, अगर आपको भाषा खंड किन लोगों को नहीं चाहिए, जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरियत होता हो, क्योंकि भाषा खंड में एकदम बोरियत भयंकर है। ठीक है, आपको पाली में जो पढ़ना है वही प्राकृत में पढ़ना है, वही अपभ्रंश में पढ़ना है, वही अवहट में पढ़ना है। कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे, समय के साथ जो विकास होगा बस उसको हम लोग देखते रहेंगे। बाकी जो पढ़ना है वही है। ठीक है, दोहराव इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, चीजें आपको इसमें रटनी पड़ेंगी। ठीक है, अन्य चीजें जो आप धीरे धीरे, मतलब इतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा आपका मनोरंजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिकता समझते हैं, ठीक है, अगर आप साइंटिफिक हैं, थोड़ा सा भी आपका अप्रोच साइंटिफिक है, तो इस प्रश्न में, इस खंड में आपको बहुत अच्छे से उत्तर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो शब्द सीमा रहती है वो बहुत, मतलब जैसे 150 शब्दों में लिखना है तो 150 से 200 शब्दों में ही आपका उत्तर खत्म हो जाएगा। तो अन्य जो पार्ट 2 का जो सेक्शन है वहां पे आप ज्यादा समय दे पाएंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस में तो मान लीजिए, यूपीपीसीएस में तो आपको 14 प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है इसमें से, नहीं 15। ठीक है, पार्ट पेपर 2 में 14 प्रश्न रहता है, पेपर 1 में 15 प्रश्न। लेकिन यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आपको 19 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। और ऐसे में अगर यूपीएससी में आप 19 प्रश्न में से अगर आप ज्यादा प्रश्नों का चयन, 9 प्रश्न का लगभग चयन आप यहाँ से करते हैं, भाषा खंड से करते हैं। ठीक है, 5 3 8 3 11, सॉरी 5 3 8 3 11 प्रश्नों का चयन अगर आप भाषा खंड से करते हैं तो कहीं न कहीं ये क्या है, आपको शॉर्ट में उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आसान कर देगा अन्य प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करने में। ठीक है, अन्य प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करने में ये आपका आसान कर देगा। ठीक है, टोटल आपको 19 प्रश्न आपको करने हैं अटेम्प्ट, है ना? तो स्ट्रेटजी ये रखेंगे आप लोग कि भाषा खंड से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। इन 19 प्रश्नों में से, 18 लिख दिया मैंने, इन 19 प्रश्नों में से आप ज्यादा आपको कोशिश करना है कि भाषा खंड से ज्यादा आसान अटेम्प्ट करें। ठीक है, और यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कोई बाउंडेशन होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन कम पढ़ करके ज्यादा आप वहां पे काम चला सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, अंकदायी नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रश्नों का, ठीक है, जैसे अब देखिए प्रश्न पूछा है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया, अपभ्रंश का योगदान बताइए। अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व, रहीम की कविता की प्रासंगिकता, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ठीक है, इसके अलावा स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियां, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय, दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। दक्षिणी हिंदी का आप देखेंगे ना, हर बार, अभी देखिएगा, हर बार एक प्रश्न दक्षिण हिंदी पे आता ही आता है। तो अब जो भी पढ़ रहा है, पीवाईक्यू क्यों देखना, मैं हम लोग बार बार चिल्लाते हैं कि पीवाईक्यू देख लो, सिलेबस देख लो, पीवाईक्यू देख लो, सिलेबस देख लो। देखो, डायरेक्ट सिलेबस को रखो यहाँ बगल में। ठीक है, ऐसे सिलेबस को बगल में रखो और देख लो, पूरा मिला लो। ठीक है, सिलेबस को डायरेक्ट रखो और देख लो। जैसे अपभ्रंश है पहला, तो क्या पूछा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ठीक है, तीसरा है खुसरो साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है, तो पूछ दिया अमीर खुसरो की भाषा का महत्व। ठीक है, मतलब डायरेक्ट है प्रश्न। ठीक है, रहीम की कविता की प्रासंगिकता, तो रहीम की कविता में प्रारंभिक स्वरूप तो वही रहीम की कविता की प्रासंगिकता। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बस वही आपको वहां पे अप्रोच चेंज कर देना है कि खड़ी बोली का जो आपने प्रारंभिक स्वरूप के लिए रहीम की जो एग्जाम्पल याद किए थे, ठीक है, वही आपको क्या करना है, जो रहीम की कविता आज क्यों प्रासंगिक है उसमें कीवर्ड चेंज करके, ठीक है, डाल देना है। वहां पे हम क्या बताते हैं कि रहीम की कविता में इसमें खड़ी बोली का स्वरूप ऐसा है, यहाँ पे आप बताएंगे कि देखो इसलिए ये आज प्रासंगिक है। ऐसे ही सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ठीक है, इस पे आपको टिप्पणी करना है। और सिलेबस क्या था, सिद्ध और नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, डायरेक्ट वही सिलेबस के पॉइंट को। तो सिलेबस अगर आपने देखा और पीवाईक्यू आपने देखा तो आप इस चीज को समझ पाएंगे बकायदे कि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। तो यूपीएससी हिंदी इसीलिए इस पे फोकस किया, अंकुरण 2.0 हम लोग इसीलिए इसको हम लोगों ने थोड़ा सा समय, हालांकि हम लोग इसको नवंबर में ही लाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि प्लानिंग में थोड़ी सी यहाँ पे समय बहुत ज्यादा खाया हम लोगों ने। इसी के साथ साथ कुछ सेंटर वेंटर वाले भी काम थे, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इनिशिएटिव भी शुरू कर रहे थे, इस वजह से भी थोड़ी सी व्यस्तता थी।
ठीक है, जैसे ऐप डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उस वजह से भी थोड़ी सी व्यस्तता थी। बहरहाल हम लोग उस पे नहीं जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्ट आप देखिएगा, अभी दक्षिण हिंदी वाला हम लोगों ने देखा, दक्षिण हिंदी के प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। देखिएगा फिर एक बार ये प्रश्न आएगा, बार बार ये प्रश्न रिपीटेड होगा। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में नहीं है। अवहट्ट का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया। ठीक है, देवनागरी लिपि के महत्व का आकलन कीजिए। आधुनिक काव्य काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ, इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है आपका 2022 का प्रश्न। ठीक है, ये 2022 का प्रश्न। अब 2021 का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर से रिपीटिशन। अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना। ठीक है, हालांकि वहां पे पूछा था अवहट्ट का स्वरूप बताइए, यहाँ पे अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना पूछ दिया, तो उसमें भी आपको व्याकरणिक संरचना के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, शब्दकोशी संरचना के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो पॉइंट्स होंगे ना बीच वाले, वो लगभग लगभग आपके समान होंगे। और इसको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल हवाबाजी कर रहा हूँ, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो देखेंगे भी। ठीक है, देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण, एक सेकेंड, ये फिर से पेपर हुआ भी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, जैसे यूपीएससी कैसे रिपीट कर रहा है, ये भी आप लोग को देखना है ना, तो देखते रहिए। ठीक है, ये थे आपके प्रश्न। और ये देखिए, यहाँ पे क्या पूछा कि अवहट्ट का सामान्य परिचय दीजिए। यहाँ पे पूछा अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप बताइए। ठीक है, देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण। ठीक है, यहाँ पे देवनागरी लिपि से पूछा है 2022 वाले में। देवनागरी लिपि के महत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, तो अब महत्व का आकलन जब आप करेंगे तो उसका प्रमुख गुण बताएंगे, फिर उसके आधार पर महत्व बता देंगे। ठीक है, रहीम की काव्य भाषा का महत्व, यहाँ पे रहीम की कविता की प्रासंगिकता। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे पॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, नहीं तो कहेंगे सर बहुत ज्यादा गोजा माजी हो गया है। ठीक है, गोजा माजी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, रहीम की काव्य भाषा का महत्व। दक्षिणी हिंदी का स्वरूप, यहाँ पे मैंने बताया था कि दक्षिणी हिंदी बार बार रिपीट करता है। देखिए, दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। है ना, स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियां, सारे ऐसे ही आप पूरा मिला लीजिए। पूरा जो है आपका रिपीटेशन बार बार मिलेगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अगर आप पीवाईक्यू, अब इसी में क्या कर सकते हैं, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का प्रमुख परिचय दीजिए। ठीक है, दक्षिणी हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए। कहने का क्या मतलब है कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू अगर आप देख रहे हैं तो पीवाईक्यू के आधार पे आप सारे क्वेश्चनों को आराम से लगा सकते हैं। जैसे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का परिचय दीजिए। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दिशा पर प्रकाश डालिए। तो जब वर्तमान दिशा आपको पता होगा तो उसके निर्माण में क्या क्या कठिनाई आ रही है वो आपको पता होगा, उसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कहने का मतलब है कि अगर आपने एक साल का प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया तो अगले आने वाले साल के प्रश्न में आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होंगे। ठीक है, ये तो एक साल के प्रश्न की बात है। अगर यही आपने काम लगातार कर लिया, मतलब 2014 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न अगर आपने देख लिए तो आराम से आप 21-22 का प्रश्न बाद में सॉल्व करिएगा। ठीक है, अभी भी जो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 2014 से लेकर के 2020 तक के प्रश्नों को कराएंगे, और 2021 और 2022 के प्रश्न हम लोग अंतिम में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार प्रश्न जो है लगातार रिपीट कर रहा है। ठीक है, लगातार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अवहट्ट का सामान्य परिचय दीजिए। यहाँ अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना पूछ दिया था। ठीक है, फिर साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के महत्व का आकलन करना था। यहाँ पे क्या पूछा था, अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा था अब यहाँ पे ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण पूछ दिया। ठीक है, यानी कि एक साल का प्रश्न आपने पढ़ा, अगले साल का प्रश्न आप आराम से यहाँ पे गेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंकुरन जो 1.0 था उसमें हम लोगों ने यही किया था। हम लोगों ने क्या किया थे, पीवाईक्यू से प्रश्न उठाए थे, उसको प्रॉपर जैसे इसमें भी अंकुरन 2.0 में भी हम लोग यही करेंगे। उसमें क्या था कि मॉडल उत्तर आपको मिलता था, यहाँ पे मॉडल उत्तर आपको खुद बनाना है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न को 3 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, भूमिका। ठीक है, भूमिका, क्योंकि होता क्या है कि आप जिस भी मटेरियल से पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे आप फेमस कोचिंग के नोट से पढ़िए, चाहे आप इग्नू के नोट से पढ़िए, चाहे आप किसी भी अरकस बतुआ किसी भी नोट से पढ़िएगा, आपका जो कंटेंट होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है, इग्नू के नोट्स। और इग्नू के नोट्स हर जगह सेम है। जो इग्नू के नोट्स आप पढ़ेंगे भाई इग्नू के नोट्स मैं भी पढ़ूंगा। तो जब इग्नू का नोट सेम है तो जो प्रश्न आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूंगा या कोई भी पढ़ेगा, तीसरा तैयारी करेगा, तो वो क्या करेगा, उसी नोट से वही कंटेंट छापेगा। अब अंतर क्या आ जाएगा परीक्षा के लिए कि वो भूमिका कैसा लिखा है, मुख्य भाग में उसका प्रेजेंटेशन कैसा है,
निष्कर्ष में उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, निष्कर्ष में वो किन चीजों को ऐड कर रहा है। तो भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। फिर हम लोग देखेंगे आगे इसकी और अगर फर्दर डिवीजन होगा तो वहां पर हम लोग करेंगे निष्कर्ष को हम लोग उप निष्कर्ष दे करके फिर निष्कर्ष देने का बात होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग अपने उत्तर को यहाँ पे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। ठीक है, अंकुरण 2.0 में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस प्रश्न का भूमिका में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो किन किन प्रश्नों को, जैसे अगर मान लीजिए ये आया प्रश्न, ठीक है, कहाँ गया, अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना है। ठीक है, तो अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना जो आएगा तुरंत आप यहाँ पे कीवर्ड बताएंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था मानी जाती है, जिसका सम जो है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। तो कीवर्ड्स, भूमिका में किन किन कीवर्ड्स को रखना है, जबकि अभी क्या होगा, आप अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि अवहट्ट की निम्नलिखित व्याकरण, अवहट्ट में निम्नलिखित व्याकरणिक संरचना पाई जाती है, या अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना निम्नलिखित है। ठीक है, जबकि वहां पे 2 लाइन का आप लिख दीजिए कि अवहट्ट जो है वो प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है, जिसका जो शुरुआत जिसका जो समयकाल है वो 500 ईस्वी से लेकर के आपका 1100 ईस्वी तक माना जाता है। इस चीज को जो आपने अभ्रंश में बताया कि मध्यकालीन आर्य भाषा की जो तीसरी अवस्था है, ठीक है, सॉरी, मध्यकालीन आर्य भाषा की जो अंतिम अवस्था है वो अवहट्ट मानी जाती है। ठीक है, और एक चाहिए तो उसी में उदाहरण दे दीजिए भाई, सक्कर बाणी बुझवण पावणी पावों रस्त को मम भावई। ठीक है, देसील बाणा सब जग मिठा तन तय, या केवल यही बस डाल दीजिए, देसील बाणा सब जन मिठा तन तय सण जपाओ अवहट्टा। ठीक है, तन तय सण जपाओ अवहट्टा बोलना अपने आप में थोड़ा सा कठिन है। कहने का क्या मतलब है कि जो आपने ये 2 चीजें लिखी कि मध्यकालीन भारत आर्य भाषा की अंतिम अवस्था, समयकाल 500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व, और एक एग्जांपल डाल दिया तुरंत, और फिर वहां पे आपने लिखा कि अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना निम्नलिखित है, या संरचना का स्वरूप निम्नलिखित है। कब अंतर देखिएगा, और जब आप डायरेक्ट लिखेंगे कि अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना से मतलब ये निम्नलिखित बिंदुओं पर समझ सकते हैं, तब तो दोनों में अंतर आ जाएगा। अब जो परीक्षक है, आपको जब कॉपी जांचनी रहेगी तो आपको क्या पता चलेगा, अरे भाई इस बच्चे को पता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था भी, या मध्यकालीन आर्य भाषा भी कुछ होती है। ठीक है, इसको अवहट्ट की जो है आपका टाइम समयकाल पता है। ठीक है, उसी में अगर कुछ आप जैसे अगर थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जैसे बाहुबली रास है, वर्ण रत्न राकर है, कुछ बुक वगैरह का नाम डाल दीजिए कि इसमें अवहट्ट का जो है थोड़ी बहुत मिल जाता है। संदेश राचक है, ठीक है, कीर्तिलता है, इस सब में थोड़ा सा स्वतंत्र भाषा के रूप में अवहट्ट का विकास दिखाई देता है। अगर ये आपने बता दिया, निष्कर्ष में बता दिया, जिसके आधार पर हम व्याकरणिक संरचना को और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, ये चीज अगर आपने निष्कर्ष में बता दी तो परीक्षक और खुश हो जाएगा। अब 10 नंबर का प्रश्न आपको आराम से उसमें 7 नंबर देगा। ठीक है, अब क्या चाहिए भाई, है ना। तो यही चीज हम लोग अंकुरण 2.0 में करने वाले हैं। ठीक है, ये 1 साल का हो गया, है। फिर मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को स्पष्ट कीजिए, डायरेक्ट सिलेबस से उठा दिया है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस से उठा दिया है। तो अगर पीवाईक्यू हम लोग सही से कर लेते हैं, ठीक है, तो एकदम मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो आपका, हालांकि उसकी भी गारंटी हम लोग लेंगे, ठीक है, उसकी भी हम लोग गारंटी लेंगे। किसकी? उसकी। उसकी का मतलब, ठीक है, अब ये देखिएगा, उसकी का मतलब, अगर हम लोग, मैं ये बोलने जा रहा था कि अगर हम लोग जो व्याख्या वाले प्रश्न है, व्याख्या वाले प्रश्न यूपीएससी में तो, यूपीपीसीएस में तो आराम से हो जाएंगे, यूपीएससी में थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई आती है। तो अगर उसको हम लोग छोड़ दें तो बाकी जो 400 नंबर का प्रश्न है, इससे एक भी आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और उसमें भी व्याख्या वाले में भी कोशिश ये रहेगी 6 से 7 प्रश्न आपके डायरेक्ट पहुंच जाए, 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपके, कुछ हम लोग ऐसा अरेंजमेंट वहां पे करेंगे कि आपको अगर नहीं आएगा या कुछ फंस जाएगा, ठीक है, अगर वैसे नकल वकल करके या जैसे भी हो पाए तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजेबल आप बना देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न, ये देखिए 2020 का प्रश्न है, अभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप में प्रमुख अंतर। ठीक है, देख रहे हैं, खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका। देखिए, तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी का विकास, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप, मान लीजिए भारतेंदु युग का योगदान नहीं आया, लेकिन रिपीटेशन वाला क्वेश्चन नहीं, टॉपिक मतलब रिपीट नहीं हुआ, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। ठीक है, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं, ये देखिए 2021 में पूछा था, इसमें भी पूछा है ना। और जो कहने का क्या मतलब है कि टॉपिक, ठीक है, स्वातंत्र्योत्तर भारत की संवादी भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की चुनौतियां क्या है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियां क्या है ना, देख पा रहे हैं आप।
सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए। ठीक है, अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए। पिछली बार क्या पूछा था, अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास 2021 वाले में, है ना। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का विवेचन कीजिए। यहाँ पे देखिए अमीर खुसरो की भाषा का महत्व। पिछले वाले में क्या पूछा था, जो 2021 वाला था उसमें क्या पूछा था, देखिए खुसरो वाला क्या था, अच्छा खुसरो नहीं पूछा था, ठीक है, खुसरो का इसमें पूछा था, दो अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है, मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आपको प्रॉपर रिपीट वाले ही मिल रहे हैं। ठीक है, रिपीट वाले ही क्वेश्चन आपको, ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखेंगे, टॉपिक तो सारे आपको रिपीटेड मिलेंगे। क्वेश्चन के जो हम लोग यही चीज देखेंगे कि अंकुरण में कैसे आप कैसे मैं ये दावा कर रहा हूँ। जैसे देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं, हिंदी भाषा का मानक स्वरूप, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, रहीम की काव्य भाषा और उसकी विशेषताएं, संत साहित्य में अवधि का योगदान। ठीक है, देख रहे हैं कैसे विज्ञान एवं तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन कीजिए। आरंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका बताइए। ठीक है, ये तो मान लीजिए नया क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है। पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, इसके शब्दावली निर्माण में इतिहास का उदाहरण सहित मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के साथ उसकी प्रमुख बोलियों के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हुई, सो उदाहरण समीक्षा कीजिए। ये मान लीजिए नया क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको नए वाले मिल रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं, देखिए दक्षिणी हिंदी हर साल रिपीट कर रहा है, एक आध साल गैप हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो हर साल रिपीट कर ही रहा है। और इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा जो यूपीएससी यूपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो अगर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लिया हुआ है, उसने अगर दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं नहीं पढ़ के गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंट करिएगा, है ना। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देख रहे हैं हर पिछली बार पढ़ा था, फिर देखिए रिपीट हो रहा है, तो यही इसीलिए मैं ये सामने ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे पीवाईक्यू लोग बार बार क्यों बोलते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू बार बार हम लोग क्यों बोलते हैं। फिर से देखिए देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज की विशेषताएं, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की स्थिति, खुसरो की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, रहीम की कविता की मार्मिकता। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार में आंदोलन में किन दो प्रमुख संस्थानों का योगदान। देखिए पिछले वाला नागरिक प्रचारणी सभा और वो था, इसमें पूछ दिया दो संस्थान, आप अपने हिसाब से बताइए। तो क्या आप अगर वो ये लगा के जाते, अगर दो प्रमुख संस्थानों के योगदान लगा के जाते तो क्या करते, वही जाके वहां छाप आते, और किसका पढ़ते, नागरिक प्रचारणी सभा का पढ़ते, है ना। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की किन्हीं दो बोलियों का परिचय दीजिए। देखिए दक्षिणी हिंदी का परिचय दीजिए, है ना। राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति का प्रकाश डालिए। तो जितने क्वेश्चन है दक्षिणी हिंदी देख रहे हैं आप, हर साल लगातार रिपीट हो रहा है दक्षिणी हिंदी का, तो मतलब समझ लीजिए कि हर ये बोनस क्वेश्चन है आपको। ठीक है, जो आए इसका तैयार करके जाओ, तुरंत लिखो। ठीक है, देखो फिर से देवनागरी लिपि का विकास, मध्यकाल के काव्य भाषा में अवधि की विशेषताएं, सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, भव भाषाविद खुसरो और उनकी कविताएं, दक्षिणी हिंदी के साहित्यिक विकास के रूप में विकास के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण। दक्षिणी हिंदी देखिए फिर से पूछ दिया, देख रहे हैं, है ना। तो जितने भी हैं, है ना, पूर्वी हिंदी की किन्हीं दो बोलियों का शब्द शास्त्रीय विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये कुछ एक नया क्वेश्चन था, कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण, है ना। और जो भी आप फेमस कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो भी व्याकरण की विशेषताएं, कामता प्रसाद गुरु का हो, केला का व्याकरण हो, उसमें इनसफिशियंट मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल उतना सफिशियंट नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, जो मूल टेक्स्ट है, इग्नू की जो बुक है वहां पे आप पढ़िए कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण क्या है, केलाव के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तब आप उतना अच्छा उत्तर लिख पाएंगे जिसकी मांग, जो आपको 10 में से 7 नंबर दिलाने का, मतलब टॉप नंबर दिलाने का। नंबर को याद मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप तुलना कर पाए, है ना। अच्छे नंबर लाने की आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी मूल टेक्स्ट पढ़ने का। और मूल टेक्स्ट पढ़ना अपने आप में बहुत कठिन काम है। क्या 25-30 बुक है मूल टेक्स्ट का, पतली बुक है, लेकिन 30-35 बुक है, और सब इधर उधर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सब आप क्या करेंगे, इधर उधर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आपको अगर इग्नू के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, तब आपको क्या ज्वाइन करना है, यूपीएससी हिंदी का अंकुरण 2.0। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, सभी जितने भी लोग हैं सभी को आप बताते रहिए कि अंकुरण 2.0 जो कि हिंदी साहित्य के लिए यूपीएससी हिंदी का प्रयास है, ये एक भी आपको रेंज से बाहर करेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा कई लोग इसमें बहुत ज्यादा चालाक होते हैं कि सर मैंने अगर इसकी बढ़ाई कर दी और अगला भी पढ़ लिया तब तो हम ही से कंपटीशन करेगा। अरे नहीं भैया, मेहनत उससे ज्यादा करो,
ठीक है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल याद करो कुछ और जैसे कहने का क्या मतलब है, इसमें आप लोग को आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, अपने हाथ को जगन्नाथ बनाने का काम यहाँ पे अंकुरण करेगा। उसके बाद आपको जितने भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, जैसे अब राजभाषा अगर हम लोगों ने पढ़ा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए, तो राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पूछे, राजभाषा की वर्तमान स्थिति पूछे, राजभाषा के संबंध में चुनौतियां पूछे, कुछ भी पूछे, एकदम आराम से आप स्थिति मतलब आप आराम से उत्तर उसका लिख पाएंगे। ठीक है, अब एक बार यूपीपीसीएस के भी देख लेते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस के भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे प्रश्न रिपीट कर रहा है। टॉपिक अगर नहीं रिपीट, मान लीजिए जैसे अब जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों में मत और पाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए यूपीएससी के सिलेबस में नहीं था, लेकिन बाकी देखिए अब भ्रंश की सामान्य विशेषताओं के साथ उन दो विशेषताओं को बताइए जो हिंदी में टॉपिक। ठीक है, हिंदी प्रचलित बोलियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में ब्रज के विकास का मध्यकालीन और आधुनिककालीन ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों के नाम का उल्लेख कीजिए। पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और दो साहित्यिक भाषा का रूप का नाम भी बताइए। खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। वहां पे क्या था, खड़ी बोली हिंदी को आधुनिक भाषा मतलब आधुनिक 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के प्रसार के कारण बताइए। ठीक है, तो साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो कारक होंगे वही आपके यहाँ पे मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एक आध जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा सा आपके पास एज दिया हुआ है, लेकिन बाकी आपको सारा एक आध दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीटेड ही मिलेंगे। ठीक है, और ये जो एक आध क्वेश्चन छूटेगा ये भी आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपको ये भी एक भी छूटे ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हिंदी अगर आपने सही से समझ लिया तो हिंदी कैसे डेवलप हुई ये चीजें आपको आराम से एकदम आराम से करते जाएंगे। ठीक है, जैसे राजभाषा के रूप में हिंदी की समस्याएं और समाधान विषय, है ना, ऐसे ही देखिए हिंदी साहित्य में के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें क्या पूछा था, पाली शब्द की निरुक्ति विषयक विद्वानों के मत और पाली की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब जब आप ये वाला कुछ पीवाईक्यू लगा जाएंगे तब उसको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अवधि का महत्व, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा का योगदान, मानक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का महत्व। ठीक है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। बोली भाषा और भाषा के महत्व को बताइए। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का महत्व बताइए। सारे क्वेश्चन अगर यूपीएससी का आप तैयार कर लिए तो एक क्वेश्चन आप दिखा, मतलब एक क्वेश्चन का मतलब 90% क्वेश्चन तो आपके वही से आने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक अब बता दीजिएगा सर इसके नहीं आए, मैं सारा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, इस पूरी चर्चा का क्या मतलब है, इस पूरी चर्चा आपको इसीलिए कराई गई थी। ठीक है, कि आप आराम से इसको एक बार देखें और समझ पाए, फोकस कर पाए कि कैसे आपको, अगर जैसे कई लोग अभी डाउट में हैं कि हिंदी साहित्य लें या क्या लें। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए पीपीटी मिलेगा वहां पे। ठीक है, कई लोग अभी डाउट में है कि सर हिंदी साहित्य लें या ना लें, यूपीएससी से हिंदी साहित्य यूपीपीसी से हटने वाला है। पहली बात देखिए इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, हम लोगों ने खुद इस पे वीडियो डाला हुआ था और इसीलिए डाला था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो वीडियो हम लोग का जागरूकता फैलाने के लिए ही हम लोगों ने डाला था। ठीक है, जैसे कई लोग अभी चर्चा में अक्सर हिंदी साहित्य सुन रहे हैं कि यूपीपीसी से हट रहा है। पहली बात तो ये कि हटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 2017-18 के लगभग में उन्होंने सिलेबस को व्यापक रूप से चेंज किया था और फिर अचानक से वो 2022 में सिलेबस चेंज करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर इनकेस हट जाता है, मान लीजिए दो केस होंगे, एक तो वो अगर आपने ऑफिस देखा होगा तो इसपे गोलू मोलू से एक एक्टर थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। वो बोलते थे कि अगर यूपीएस वालों ने सिलेबस हटाया या अगर आपने हिंदी साहित्य को लेकर के अभी तैयार किया या नहीं तैयार किया तो दो बातें हो जाएंगी। पहली बात होंगी कि यूपीएस वाले सिलेबस नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, नहीं चेंज करेंगे तब तो ठीक, कर दिया तो फिर दो बातें हो जाएंगी। तो फिर वही दो बातें यहाँ पे आ जाती हैं। अगर मान लीजिए यूपीएससी वाले यूपीपीसीएस वाले सिलेबस चेंज कर रहे हैं, जैसे देखिए जो लोग 2024 के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2050 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अभी ऑप्शनल को लेकर के परेशान हो, क्या पता हटा ही दे भाई। ठीक है, ऑप्शनल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, तो वो अभी ऑप्शनल मत पढ़े। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब ऑप्शनल पढ़िए, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी ऑप्शनल को किनारे रख दीजिए। ठीक है, लेकिन जिन लोग को 2023 में एग्जाम देना है भाई, अब समय कहाँ रह गया। ठीक है, अब समय कहाँ रह गया, है ना, पता चले कि जब का वर्षा जब कृषि सुखाने वो वाला बात हो जाएगी। ठीक है, अब समय नहीं रह गया है। अब आपका जनवरी मतलब दिसंबर शुरू हो गया 4 दिसंबर, तो दिसंबर खत्म मान लीजिए अगर दिसंबर भी जोड़ रहे हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ठीक है, टोटल आपके पास 6 महीने का समय रह गया है, ठीक है, टोटल मात्र आपके पास 6 महीने का समय रह गया है प्रीलिम्स को लेकर के। और अभी आप आराम से 2 महीने के बाद एकदम कतई आप प्रीलिम्स के लिए भागोगे, अगर आप सही से तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स के लिए भागोगे, है ना। तो अगर आपने इन 2 महीनों में अपने ऑप्शनल विषय को, अगर 2023 में आपको पेपर देना है तो ऑप्शनल विषय चूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना तुरंत शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि होने के बाद आपको सितंबर के लास्ट में आपका मेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त ये 3 चीज आपको मिलेगी और सितंबर का अगर मान लीजिए आप 15 दिन रख लेते हैं, ठीक है, मतलब टोटल आपको 90, 10, 100, मोटे-मोटे 105 दिन का समय मिलेगा। अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे यूपीपीसीएस के साथ, तब उस स्थिति में आपको 100 दिन के लगभग समय मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का सजेशन है कि जो 2023 वाले हैं वो एक रिस्क लें, ठीक है, एक रिस्क लें। और अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो उसको कम से कम एक बार कंप्लीट कर लें, ठीक है। हट गया तो कोई बात नहीं, नया वाला आएगा तो उसको हिंदी साहित्य मिलकर के तैयार कराएगी, उसमें आप लोग को स्पेशल 500 रुपए डिस्काउंट भी या जो भी मतलब उस समय होगा डिस्काउंट वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और हम लोग से बढ़िया, जैसे हम लोग की टीम में आईआईटीएन है, प्रॉपर मेंस प्री बार 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम उसका साइंटिफिक तौर पे जो भी नए सिलेबस ऐड किए जाएंगे उसको हम लोग प्रॉपर अध्ययन आप लोग को कराएंगे, ठीक है। तो अभी एक रिस्क है, जुआ है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में जिनको एग्जाम देना है, मेरे हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए और ऑप्शनल पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपको निबंध में आपका उत्तर लेखन सही कर देगा, दूसरा आपको निबंध में बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि निबंध में का भी तो एक पेपर आता है, तो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, निबंध में भी फायदा करेगा। हिंदी साहित्य अपने आप में वैकल्पिक विषय ऐसा है कि आपको निबंध में हेल्प करने वाला है, ठीक है। 2023 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे, और मान लीजिए अगर हट जाता है तो कोई बात नहीं, नया वाला पढ़ लीजिएगा, वो सबके साथ ब्लंडर होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हटा तो समय आपके पास बहुत कम है ना। अब एक बार मोटी मोटा हिंदी के जो विकास यात्रा है उसमें आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास जो है उसको हम लोग समझेंगे, और कल जो है इस पे प्रश्नों को देखते हुए उसमें मतलब कल का मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तब उसकी पीवाईक्यू को देखेंगे, पिछले साल के कौन से प्रश्न, संभावित प्रश्न कौन से हैं, और भूमिका आएगा, मुख्य भाग आएगा, निष्कर्ष आएगा। तो उसमें हम लोग किन किन चीजों को ऐड करेंगे, यानी कि किन किन चीजों को हम लोग कीवर्ड के तौर पे वहां पे ऐड करेंगे कि परीक्षक को लगे कि हाँ इसको थोड़ा सा कुछ ये जानता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो विकास यात्रा है वो मूल भाषा संस्कृत से हम लोग मानते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी को, अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा को अगर हम लोग को पढ़ना हो तो प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और एक आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषा जैसे हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, ठीक है। तेलुगु का विकास तो संस्कृत से ही हुआ है। तो प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, तीनों का अध्ययन हम लोग को करना है। अगर जैसे हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे कि जैसे जो प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं उनका जो समय काल है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यानी कि संस्कृत से, जैसे ऐसे समझिए कि संस्कृत से जो सरलीकरण की प्रक्रिया थी, जैसे हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत से सरलीकरण मतलब संस्कृत से धीरे धीरे, संस्कृत जो है अपने आप में टफ भाषा मानी जाती है, ठीक है। तो सरलीकरण सरल होते होते हिंदी का विकास होता है, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवध, अवध से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद से फिर नई हिंदी। और इसमें भी व्यापक रूप से आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। वैदिक संस्कृत जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, माना जाता है। और वैदिक संस्कृत जो है बेसिकली जो भी हम लोग साहित्य पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, और ये जो है साहित्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो जो ये डिवीजन है ये भी साहित्य के आधार पर होता है। जैसे वैदिक संस्कृत की बात करें तो जब ऋग्वेद की बात हुई तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत जो है वो ऋग्वेद की भाषा मानी जाएगी, ठीक है। तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद से वैदिक भाषा का, ठीक है। और ऐसे ही जैसे लौकिक संस्कृत की हम लोग बात करें तो लौकिक संस्कृत की जो भाषा है वो आदि कवि वाल्मीकि की जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत की भाषा की तरह दिखती है। तो आप जब लौकिक संस्कृत की अगर आप चर्चा कर दिए और आदि कवि वाल्मीकि का नाम ला दिए तो परीक्षा अपने आप खुश हो जाएगा, भाई देखो क्या क्या जान रहा है यार ये चीजें, ठीक है। लौकिक संस्कृत जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसकी शुरुआत होती है वाल्मीकि से, ठीक है। वाल्मीकि अति श्रेष्ठ, राम कथा के प्रथम कवि, बंदों तुलसी श्रेष्ठ, जिनका जीवन राम है, ठीक है। ये एक रविंद्र जैन की रामायण की पंक्तियां, मतलब मस्त रामायण है ना, वो सुनिएगा आप लोग कभी समय मिलेगा तो।
तो वाल्मीकि जो है आदि कवि माने जाते हैं, ठीक है। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, आंखों से निकलकर चुपचाप भई होगी कविता अनजान, ठीक है। क्रॉच पक्षी के जोड़े को शिकारी ने क्या किया था, तीर मार दिया था, और उस तीर को देख करके जब क्रॉच पक्षी का जो जोड़ा होता है उसको, मतलब जो पुरुष होता है उसको तीर लगता है, और जो महिला जो फीमेल जोड़ा होती है, मतलब जो फीमेल होती है, उसको जो होता है विषाद होता है, और उस विषाद को अनुभव कर करके आदि कवि वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक लिखा था। श्लोक मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, लेकिन लौकिक संस्कृत की शुरुआत आदि कवि वाल्मीकि से मानी जाती है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ से, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा शुरू होती हैं, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। और इसमें फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इनको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी सन तक पाली की मोटी मोटा, अच्छा जब मैं ये काल विभाजन बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि 500 ईसा पूर्व में एक के दिन जो है पाली शुरू हो चुका था और एक के दिन जो है ईस्वी सन में खत्म हो गया, नहीं, आगे पीछे होता रहता है। किसी बुक में आप पढ़ेंगे कि 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, तो बोलेंगे अरे अरे सर आप तो इसे गलत करा देते हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ साइंटिफिकली इग्नू की मटेरियल में यही सब दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी सन तक पाली की शुरुआत मानेंगे। और ये अगर साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक जो है मुख्य साहित्य है, इसके अलावा अन्य अवदान साहित्य हैं और ये सब है। इसकी चर्चा हम लोग जब पाली को पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे। तो त्रिपिटकों की जो भाषा है वहां से पाली की शुरुआत मोटी मोटा अच्छे तरीके से मानी जाती है, ठीक है। इसके पहले बौद्ध धर्म के, जब बौद्ध जो त्रिपिटक थे बुद्ध की मृत्यु के बाद शुरू हुए, ठीक है। त्रिपिटक के पहले जो बौद्ध की भाषा, बुद्ध की भाषा थी, बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, वो पाली थी, ठीक है। तो पाली इसलिए 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है। त्रिपिटक के रूप में पहली बार पाली साहित्य हम लोग के सामने आ मिलता है, ठीक है। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत में मुझे एक याद आ रहा है विमल सूरी का, ठीक है, विमल सूरी, ठीक है, विमल सूरी। इनका बुक का नाम है चरियू, पमऊ चरियू, पमऊ पमऊ चरियू, ठीक है, पमऊ चरियू। ये पमऊ चरियू जो है ये अपभ्रंश का जो है, अपभ्रंश का सॉरी प्राकृत का पहला बुक माना जाता है, मतलब पहला साहित्य माना, ऐसा माना जाता है कि ये जो है लिखित रूप में आपको विमल सूरी के पमऊ चरियू से मिलता है, ठीक है। फिर अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक अपभ्रंश माना जाता है। और एक कवि हुए हैं योगींद्र, योगींद्र योगींद्र, ठीक है। योगींद्र की पुस्तक का नाम है शायद परमात्म प्रकाश, शायद नहीं कंफर्म है, प्रकाश, सत्य प्रकाश, परमात्म प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश, परमात्म प्रकाश, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, लोग बोलेंगे सर आपका चेहरा छुप जा रहा है, चेहरे के कारण छुप जा रहा है। तो योगेंद्र के परमात्म प्रकाश से अपभ्रंश की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और अवहट की शुरुआत 800 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक। काल विभाजन थोड़ा मोटी मोटा आगे पीछे कर लीजिए, है ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों में, भाषाविदों में ये मान्यताएं हैं कि 800 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक अवहट की जो समयकाल है वो माना जाता है, ठीक है। इसमें जैसे रासो साहित्य है, ठीक है, रासो साहित्य है, जैसे बाहुबली रास है, वन रत्नाकर है, वहां की भाषा कुछ कुछ अवहट से मिलती जुलती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं शुरू हो जाती हैं 1100 ईस्वी से लेकर के अभी तक, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, पंजाबी, सिंधी, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं ना। तो ये एक मोटी मोटा हम लोगों ने अभी तक देखा हिंदी भाषा का विकास यात्रा। हम लोगों ने पीवाईक्यू से प्रश्न देखे कि कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम लोगों ने एक साल के अगर हम लोगों ने 2014 के बाद से प्रमुख प्रमुख प्रश्नों को कर लिया तो हम लोग के रेंज से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। हम लोग अंकुरा 2.0 में भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, इन सब पे चर्चा करेंगे ही। निष्कर्ष में अगर जरूरत पड़ेगी तो निष्कर्ष के पहले उप निष्कर्ष भी दिया जाएगा। भूमिका मुख्य भाग में देखेंगे कैसे उसके फर्दर हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अंकुरण 2.0 में, अंकुरण 2.0 हर बैच की तरह अंकुरण 2.0 बैच की भी सफलता आप सभी के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको ज्वाइन कराइए ताकि हम लोग का भी उत्साहवर्धन बना रहे। जल्दी हम लोग यूपीएससी हिंदी ऐप पर भी आने वाली है, यूपीएससी हिंदी ऐप, ठीक है। ऐप का भी काम चल रहा है और डेवलपमेंट फेज में बीटा वर्जन उसका आ चुका है। कोई भी जरूरत हो इसके संदर्भ में, इस बैच की अगर फीस की बात करें तो 2500 रुपये फीस है। अगर आपने ध्रुव बैच ज्वाइन किया हुआ है 2022-23 वाला तो आपको 500 रुपये उसके लिए डिस्काउंट है, ठीक है। तो अगर कोई आपको क्वेरी हो तो 8840751912 इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, या कॉल करना हो तो 9519780078 पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपके कॉल नहीं लग पा रहे हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में कमेंट कर दीजिए कि सर प्लीज कॉल मी, और
जो भी आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू जो भी आपकी क्वेरी है वो हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।